बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज के इस टॉपिक के अंदर हम 9th क्लास की बायो के का फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। जी तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बेसिकली हम ये देखते हैं कि सेल की जो तंजीम साजी है वो किस तरह होती है। यानी कि क्या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में क्या कोई अकेला सेल है या ग्रुप्स ऑफ सेल्स हैं जो मिल के कि उन्होंने किसी ऑर्गेनिज्म की पूरी बॉडी बनाई हुई है। ठीक है जी। तो उस हिसाब से अगर आप तंजीम साजी देखें सेल्स की, तो हमने ऑर्गेनिज्म्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहले नंबर पे आपके पास जो आ जाती है दैट इज नोन एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनिसेलुलर नाम से ही आपको पता है, इसको हम यकहलवी तंजीम साजी का नाम देते हैं। यानी कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म्स ऐसे हैं दैट आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, जो एक ही सिंगल सेल से वन सेल से मिलके बने होते हैं, उनको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स कहते हैं। ठीक है जी। तो इन सेल्स के अंदर ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, ये भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आगे 2 लेवल्स के ऊपर होती है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में जो फर्स्ट लेवल आपके पास आ जाता है वो है प्रोक्रियाटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं दैट आर प्रोक्रियाटिक। ये हमने पहले टर्मिनोलॉजी डिस्कस की हुई है। प्रोक्रियाटिक आर दोज ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट हैव वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस। वो तमाम ऑर्गेनिज्म जिनमें वेल डिफाइंड वाज़े क्लियर कट न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, उनको आप प्रोक्रियाटिक कहते हैं। तो इसमें आपके पास 2 कैटेगरीज आ जाती हैं, बैक्टीरिया आ जाते हैं और ब्लू ग्रीन एल्गी आ जाते हैं। ये तमाम के तमाम ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर हैं और प्रोक्रियाटिक हैं। ठीक है जी। तो नेक्स्ट आपके पास जो लेवल आ जाता है वो इसमें यूक्रियाटिक यूनिसेलुलर है। कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कि यूक्रियाटिक हैं। इट मीन्स उनके अंदर एक वेल डिफरेंशिएटेड मेम्ब्रेन न्यूक्लियस उनकी बॉडी के अंदर मौजूद होता है। ठीक है जी। इसमें हमारे पास एल्गी आ जाते हैं, ग्रीन एल्गी आ जाते हैं, और कुछ स्मॉलर एनिमल्स हैं जो कि प्रोटोजोन कैटेगरी के अंदर शामिल हैं, वो भी यूक्रियाटिक ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है जी। तो इसमें अमीबा, पैरामेशियम और यूग्लिन आ जाता है। ये ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये यूनिसेलुलर हैं और यूक्रियाटिक लेवल के ऊपर इनकी एग्जिस्टेंस है। यानी ये यूक्रियाटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की कैटेगरी में आ जाते हैं। ये आप डायग्राम देख सकते हैं। अर्ली लेवल से 6th-7th क्लास से आप ये डायग्राम्स पढ़ते आ रहे हैं। पैरामेशियम, अमीबा, बैक्टीरिया, दीज आर ऑल यूक्रियाटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पे एक पॉइंट और याद रखिएगा कि जो प्रोक्रियाटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उनके अंदर माइटोसिस नहीं होती। दे डू नॉट अंडरगो माइटोसिस, उनमें माइटोसिस नहीं होती। जबकि यूक्रियाटिक जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर माइटोसिस होती है। तो ये आपने इनकी डिफरेंशिएशन में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपने याद रखना है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमारे पास जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है दैट इज कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। तो कॉलोनियल का वर्ड ही आपको पता है, ये कॉलोनी से निकला है। यानी ये सेल्स की, ऑर्गेनिजम्स की वो ऑर्गेनाइजेशन की टाइप है, तंजीम साजी की वो टाइप है जिसमें मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, मुख्तलिफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रुप्स की फॉर्म में इकट्ठे रहते हैं। ठीक है जी। ग्रुप्स की फॉर्म में वो इकट्ठे रहते हैं। लेकिन इसमें एक पॉइंट याद रखिएगा कि दीज ऑर्गेनिजम्स डू नॉट हैव डिवीजन ऑफ लेबर। इनके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर नहीं पाई जाती। डिवीजन ऑफ लेबर क्या चीज़ होती है, ये एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है और ये आप कई जगहों पे पढ़ेंगे। आपकी आसानी के लिए मैंने उर्दू में भी इसका मीनिंग यहाँ पे ऐड कर दिया है कि डिवीजन ऑफ लेबर ये होती है कि मुख्तलिफ सेल्स जो होते हैं ये एक दूसरे के ऊपर इन्हसार नहीं करते और बाहम मिलकर मुख्तलिफ काम नहीं करते। ठीक है ना। यानी जिन ऑर्गेनिजम्स में डिवीजन ऑफ लेबर पाई जाती है, जैसा कि हम आगे देखेंगे कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं दे हैव डिवीजन ऑफ लेबर। यानी उनमें मुख्तलिफ सेल्स ग्रुप्स की फॉर्म में इकट्ठे भी रहते हैं और वो मिल के मुख्तलिफ किस्म के इंपॉर्टेंट फंक्शन हैं जो कि मुख्तलिफ सेल्स ने बांटे हुए हैं, और हर एक ग्रुप ऑफ सेल्स एक स्पेसिफिक एक मखसूस फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। तो कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशंस में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आपस में इकट्ठे तो रहते हैं लेकिन उनके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होती। पेपर में अगर इस पे 3 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, नोट लिखना आ जाए, तो उसमें ये वाला पॉइंट आपने जरूर मेंशन करना है कि दे लैक डिवीजन ऑफ लेबर, दे डू नॉट हैव डिवीजन ऑफ लेबर।
इनके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर नहीं पाई जाती। या उसको आप खोल के आसान लफ्ज़ों में ये भी लिख सकते हैं कि ये सेल्फ एक दूसरे पर इन्फार नहीं करते और वहाँ मिलकर मुख्तलिफ काम नहीं करते। ठीक है जी। फिर एक पॉइंट और याद रखिएगा कि कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म आपस में इकट्ठे तो रहते हैं, लेकिन उनमें से हर एक की अपनी एक इंडिपेंडेंट लाइफ होती है। हर एक ऑर्गेनिज्म जो है ना वो अपनी एक आज़ाद ज़िंदगी गुजार रहा होता है, वो दूसरे के ऊपर बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं होता। इसकी एक कॉमन एग्जांपल जो मेंशन की गई है वो वोल्वॉक्स है। ठीक है जी। आगे आपके पास थर्ड कैटेगरी जो आ जाती है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड कॉम्प्लिकेटेड कैटेगरी आ जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, मोस्ट डाइवर्स कैटेगरी है, जिसको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। मल्टी सेलुलर मीन्स मेड अप ऑफ मैनी सेल्स, यानी सेल्फ की, ऑर्गेनिजम्स की, तंजीम साजी की, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की ये वो टाइप है जिसमें बहुत सारे सेल्स मिल के कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म बना रहे होते हैं। ठीक है जी। इनकी बॉडी मोर देन वन सेल्स के ऊपर मुश्तमिल होती है। ठीक है जी। और इनकी यानी ये ऑर्गेनिज्म साइज में बड़े होते हैं। आप इनको नेकेड आई की मदद से, खुली आंखों से भी अगर आप देखना चाहें तो आप इनको देख सकते हैं। और इनके अंदर बाकायदा डिवीजन ऑफ लेबर पाई जाती है। मुख्तलिफ सेल्स जो हैं वो आगे टिश्यूज, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम्स के अंदर डिफ्रेंशिएटेड होते हैं और वो हर एक जो है ना अपना एक प्रॉपर स्पेसिफिक मखसूस फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। इसमें आपके पास फ्रॉग आ जाता है, मस्टर्ड प्लांट आ जाता है और ह्यूमन बीइंग्स आ जाते हैं और बहुत सारी मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो आपका डेली लाइफ में आपसे वास्ता पड़ता है, उनमें मोस्टली दे आर मल्टी सेलुलर, जिनको आप नेकेड आई से, खुली आंखों से देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपकी बुक में दो ऑर्गेनिजम्स हैं, एक प्लांट में से और एक एनिमल में से। इनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन एज ए मॉडल के यहाँ पे शामिल किया गया है, तो इनके चंद एक पॉइंट्स यहाँ पे डिस्क्राइब किए गए हैं। जो बातें आपकी बुक में मेंशन है उनको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं जी। तो सबसे पहले आपकी इधर ब्रासिका प्लांट को डिस्कस किया गया है। तो ब्रासिका प्लांट बड़ा कॉमन प्लांट है। आप इसका ये डायग्राम देखें, ये प्लांट आपके लिए कोई नया नहीं है। इसे देख के एकदम आपको याद आ जाएगा कि ये प्लांट जो है ना, इसको आप सरसों का पौधा भी कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं इसका नाम? सरसों का पौधा। और ये पौधा हमारे यहाँ अक्सर उगाया जाता है सर्दियों के मौसम में, आप देखते हैं। ठीक है ना, ये खेतों के अंदर आम लोग उगाते हैं, इस पौधे को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, तो ये जो है ना याद रखिएगा कि जो सर्दियों का मौसम है उसकी एंड वाले सीजन में इसको बोया जाता है, इसकी बुआई होती है। ठीक है ना, और इसके जो सीड्स होते हैं वो बड़े कारआमद होते हैं। इसके सीड्स को से एक स्पेशल किस्म का ऑयल निकाला जाता है जिसको आप मस्टर्ड ऑयल का नाम देते हैं, सरसों का तेल कहते हैं। और ये तेल बहुत सारे मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, खाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, अचार वगैरह बनाने के लिए, और बहुत सारी जगहों पे भी आप इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। और ब्रासिका प्लांट जो है ना, इसका एक कैरेक्टर याद रखिएगा कि इट इज़ एन एनुअल प्लांट। ये एक एनुअल प्लांट है। तो एनुअल प्लांट कौन से होते हैं? आपकी आसानी के लिए इसकी डेफिनेशन भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दी है कि एनुअल प्लांट वो होते हैं जो कि अपना पूरे का पूरा लाइफ साइकिल एक साल के अंदर कंप्लीट करते हैं। यानी उनकी जर्मिनेशन से लेकर, जर्मिनेशन होता है बीज के उगने का अमल, यानी एक बीज से, एक सीड से जब प्लांट की ग्रोथ स्टार्ट होती है वहाँ से लेकर फिर उस पौधे के अंदर सीड बनने तक का जो अमल है वो पूरे का पूरा अगर एक साल के अंदर कंप्लीट हो रहा है तो ऐसे प्लांट्स को हम एनुअल प्लांट्स का नाम देते हैं। ठीक है जी। और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस होता है, ये याद रखिएगा। तो ये आगे थर्ड चैप्टर में हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, उसमें इसकी थोड़ी डिटेल भी आ जाएगी। इसमें एक चीज़ आप थोड़ी सी याद रखिएगा कि ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस जब आप लिखेंगे ना तो इसमें ब्रासिका का बी आपने कैपिटल लिखना है और कैम्पेस्ट्रिस का सी यहाँ पे बड़ा आ गया है, ये थोड़ा सा गलत है, इसको आपने ठीक कर लेना है। ये ब्रासिका का सी आपने छोटा लिखना है। ठीक है ना, और इनको लिख के अंडरलाइन करना है। ठीक है जी। अच्छा, ब्रासिका प्लांट जो है ना, इसकी बॉडी को दो बड़ी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ठीक है ना, वन इज द नॉन वेजिटेटिव पार्ट्स और अदर द वेजिटेटिव पार्ट्स और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। तो नाम से डिवाइड है, नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स या वेजिटेटिव पार्ट्स कौन से होते हैं? दीज आर द पार्ट्स ऑफ द बॉडी विच डू नॉट टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन। किसी भी जानदार के जिस्म के वो हिस्से जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, जिनसी तौलीद के अंदर हिस्सा नहीं लेते, उनको हम नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स या वेजिटेटिव पार्ट्स कहते हैं। जैसे कि ब्रासिका प्लांट के अंदर स्टेम है, ब्रांचेज हैं, रूट्स हैं, लीव्स हैं, ये नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। इनका रिप्रोडक्शन के अंदर कोई रोल नहीं होता।
जबकि इसकी बॉडी के जो अदर पार्ट्स होते हैं उनको हम रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कहते हैं। दीज आर द पार्ट्स विच टेक पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी वो पार्ट्स जो कि जिनसी तौलीद में हिस्सा ले रहे होते हैं उनको आप रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का नाम देते हैं। इसमें फ्लावर, फ्रूट और सीड्स ये वाले हिस्से जो है ना ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास एक मल्टी सेलुलर एनिमल डिस्कस किया गया है। यहाँ पे फ्रॉग आप अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, ये आपके लिए कोई नया जानदार नहीं है। ठीक है ना। तो फ्रॉग्स को याद रखिएगा, इनको हम वर्टेब्रेट्स की एक कैटेगरी है क्लास एम्फीबिया, इनको हम क्लास एम्फीबिया के अंदर रखते हैं। एम्फीबिया का वैसे मतलब होता है लिविंग अ डबल लाइफ, क्योंकि ये ऑर्गेनिजम्स जो है ना दे हैव द एबिलिटी टू सर्वाइव ऑन लैंड एंड ऑन वाटर। चूंकि ये डबल लाइफ गुजार रहे होते हैं, ये पानी के अंदर भी रह सकते हैं और खुश्की के ऊपर भी रहते हैं, इसलिए हमने इनको क्लास एम्फीबिया के अंदर रखा है। फ्रॉग, टोड, एलिगेटर वगैरह ये सारे इसी ग्रुप के अंदर आ जाते हैं। ठीक है जी। और ये अपनी लाइफ का जो एम्ब्रियनिक स्टेज है या रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो ये क्या करते हैं, पानी के अंदर गुजारते हैं, जबकि रिमेनिंग इनकी बॉडी का जो पार्ट है वो ये ज़मीन के ऊपर, खुश्की के ऊपर गुजारते हैं। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो राना टिग्रीना है। ठीक है जी। अगेन आपने इसका नाम लिखने में थोड़ी सी एहतियात करनी है। मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि राना टिग्रीना जब आप लिखेंगे RANA, ठीक है, तो राना का R कैपिटल लिखना है, टिग्रीना का T आपने स्मॉल डालना है। यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है, ये T कैपिटल लिखा गया है, लेकिन जब आप नाम लिखेंगे तो लिखते हुए आपने क्या करना है, इस नाम को में राना का R कैपिटल लिखेंगे और टिग्रीना का T स्मॉल लिखेंगे और लिख के फिर आपने इसको अंडरलाइन भी करना है। ये एक्चुअली बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का रूल है, उस रूल के अकॉर्डिंग ये नाम लिखे जाते हैं। इसी तरह जब आप ब्रासिका कंपेस्ट्रिस लिखेंगे तो उसमें भी ब्रासिका का आपने B कैपिटल लिखना है और कंपेस्ट्रिस का जो आगे आपके पास C आएगा ना, ठीक है ना, वो आपने स्मॉल लिखना है। तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आज के इस टॉपिक्स वीडियो लेक्चर में आपको अपना ये टॉपिक समझने में बहुत हेल्प मिलेगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस टॉपिक को अच्छे तरीके से समझें और आगे अपने दोस्तों तक, अपने फ्रेंड्स तक इसको शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह यहाँ पे आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री से रेलेवेंट बहुत सारी लेटेस्ट अपडेट्स हैं जो कि मिलती रहेंगी। अस्सलामु अलैकुम।